नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नकमा। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति से। एनसीपी में टूट के बाद शरद पवार महाराष्ट्र में स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं और इसकी शुरुआत उन्होंने बीड में रैली के साथ की है, जहां कुछ देर पहले ही ये भाषण उनका खत्म हुआ है। बीड से धनंजय मुंडे विधायक हैं जो अब अजित पवार खेमे में हैं और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं। ये रैली ऐसे समय में हो रही है जब पवार परिवार के आपसी रिश्तों को लेकर एनसीपी की सहयोगी पार्टियां असमंजस में हैं। इसलिए क्योंकि अजीत पवार और शरद पवार की मुलाकात कुछ ही दिनों पहले पुणे में हुई, जहां पर जयंत पाटिल भी मौजूद थे। आज भी बीड में अजीत पवार के खेमे की तरफ से भी शरद पवार के स्वागत में पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें उनसे अजीत पवार को आशीर्वाद देने की अपील की गई है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी सोहित मिश्रा, जो वहां पे मौजूद हैं और आप पूरी इन गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं जो महाराष्ट्र की राजनीति में चल रहा है। सोहित, बार बार दोनों खेमों की तरफ से कहा गया है कि कुछ ही तरह का कोई असमंजस नहीं है। शरद पवार, सुप्रिया सुले सब ये साफ करें। आज की जो बीड की रैली थी, शायद उसमें यह भी संदेश देने की कोशिश थी कि कैसे शरद पवार जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं और वो स्वाभिमान रैली निकाल रहे हैं। इसमें उन्होंने क्या ऐसी बड़ी बातें कही हैं? जी बिल्कुल, देखिए बीड से इस यात्रा को इसलिए भी निकाला गया क्योंकि जो बीड जिला है उसमें कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं। अब इन 6 में से जो 4 विधानसभा सीटें हैं वो एनसीपी ने जीते थे, लेकिन 4 में से जो 3 एनसीपी के अभी के विधायक हैं वो अजित पवार खेमे में हैं और केवल 1 विधायक जो है वो शरद पवार के साथ मौजूद हैं। और इस सब के बीच क्योंकि बीड में एनसीपी की पकड़ अच्छी है, इसलिए शरद पवार ने यहाँ से आज यहाँ पर ये रैली की। पहली बार मैं आपको बता दूं, चाहे वो जितेंद्र आव्हाड हो, जयंत पाटिल हो या फिर और भी नेता हो, अनिल देशमुख हो, ये खुलकर जो दूसरी गुट है अजित पवार की गुट है उस पर बोलते नजर आए। जो पोस्टर्स कई जगहों पर लगे हैं जिसका हम भी जिक्र कर रहे हैं, उस पर बात करते नजर आए। शरद पवार के अगर आप भाषण पर ध्यान दें तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर ज़्यादा जोर दिया, बीजेपी की राजनीति पर ज़्यादा जोर दिया और एक नेशनल तरीके से ये बताने की कोशिश की कि जो आरोप उन पर लग रहे हैं वो बार बार यही कह रहे हैं कि बीजेपी और मेरे आइडियोलॉजी के बीच में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ मेरा आइडियोलॉजी एक नहीं है और ना ही कभी होंगे। और विपक्ष की एकजुटता के लिए वो अलग से काम कर रहे हैं। जो अगली इंडिया की जो बैठक है वो मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली है। तो ज़रूर ये एक मौका था जहाँ पर शायद वो और हार्श हो सकते थे या फिर दूसरे गुट पर बोल सकते थे, लेकिन क्योंकि शरद पवार पहले दिन से कह रहे हैं कि वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं या बार बार वो मुद्दा उठाते नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में उन्होंने इस पर जोर नहीं दिया। नहीं अजित पवार के खिलाफ वो कुछ ज़्यादा हार्श बोलते नजर आए जिस तरह से दूसरे नेता बोल रहे हैं, ना ही वो दूसरे गुट के खिलाफ कुछ बोलते नजर आए। ये पोस्टर्स पर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो ऐसे में जो बाकी नेता तो ज़रूर अटैक कर रहे हैं, लेकिन एक ये उम्मीद थी, जिस तरह से महाविकास आघाड़ी के भी जो दूसरे गुट हैं उन्होंने नाराज़गी जताई थी कि अजित पवार और शरद पवार 4 बार मुलाकात करते हैं, अलग अलग जगहों पर बैठकें होती हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद शायद कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज दें। मैसेज स्ट्रॉन्ग दिया गया प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ। धनंजय मुंडे पर भी एक तरीके से आप देखें कि इशारों में ही अटैक किया गया कि आपको उन लोगों के लिए तो इंसानियत रखनी चाहिए जिनसे आप आज तक सीख कर आए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा उन्होंने अजित पवार गुट को लेकर ज़्यादा कुछ नहीं कहा जितने एग्रेसिव दूसरे नेता नजर आए। अब इसे इंडिया के गठबंधन में जितनी पार्टियां हैं वो या महाविकास आघाड़ी के जो दोनों गुट के नेता हैं वो किस तरह से देखते हैं, ये देखना अहम होगा, क्योंकि वो तो विरोध कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं, अजित पवार के खिलाफ कुछ नहीं कह रहे हैं। तो इसे जो बाकी 2 पार्टियां हैं वो किस तरह से पढ़ती हैं, उनका इस पर क्या राय है, ये देखना काफी अहम होगा। लेकिन एक तरीके से 31 अगस्त और 1 सितंबर के लिए जिस तरह से तैयारियां चाहिए थी, उनकी जरूरत थी, वो स्टैंड तो उन्होंने लिया है। जी सोहित, ये पोस्टर वाली बात बड़ी दिलचस्प है। वहां पे अजीत पवार और शरद पवार के पोस्टर साथ साथ लगे। अजीत पवार की तरफ, कैंप की तरफ से कहा गया कि अजीत पवार को आशीर्वाद दें शरद पवार। तो शरद पवार कैंप की तरफ जब ये पोस्टर्स लगे थे और वो रैली कर रहे थे वहां पर जाकर, स्वाभिमान रैली, कोई किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया उनकी तरफ से? देखिए, आप दिखा भी रहे हैं हमें शॉर्ट्स, इतने सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं। बड़ा दिलचस्प है ये कि एक तरफ तो आप पॉलिटिकली अलग अलग हैं, आप उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, यहाँ आप दोनों की तस्वीरें साथ साथ हैं। तो जिन्होंने भी ये किया
जो भी मकसद है उससे वो असमंजस की स्थिति जो है वो और बढ़ती है, भले ही कितना भी नकारे ये दोनों। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं यही स्ट्रैटेजी है कि जो कंफ्यूजन है वो बरकरार रहता है। आज भी दिन भर में हम भी जब चर्चा कर रहे हैं, शरद पवार के भाषण के साथ हम इस पोस्टर पर चर्चा जरूर कर रहे हैं। इस पर जैसे कि मैंने कहा, उम्मीद थी कि शायद शरद पवार भी कुछ कहें, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके गुट के जो दूसरे विधायक हैं जिन्होंने यहाँ पर भाषण दिया, उन्होंने ज़रूर इस पर बातचीत कही है। शरद पवार ने कल भी मोदी पर, प्रधानमंत्री मोदी पर कई सारी चीज़ें कही, भारतीय जनता पार्टी पर कई सारी चीज़ें कही। आज भी लगभग बहुत सारी चीज़ें जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी वो आज अपने भाषण में उन्होंने कही। लेकिन अजित पवार पर या इन पोस्टर्स पर ही, क्योंकि यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर भी लगी हुई है, उस पर उन्होंने नहीं कहा। उस पर अनिल देशमुख ने कहा, जितेंद्र आव्हाड ने कहा, जयंत पाटिल ने कहा। शरद पवार क्यों कुछ नहीं कह रहे हैं दूसरे गुट पर, ये एक सवाल तो अब भी बरकरार है। वो प्रधानमंत्री मोदी पर बोल देते हैं, देश के हालात पर बोलते हैं, महाराष्ट्र में आज थाने को लेकर मुख्यमंत्री के खिलाफ वो बोलते हैं। लेकिन एक और जो सहयोगी पार्टी है जो इस सत्ता में है, जो एनसीपी का एक खेमा है, उस पर वो खुलकर नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल, और इसी के लिए ये असमंजस भी है और ये बार बार बात उठती है कि क्या ये जो विकल्प हैं तमाम वो खुले रखना चाह रहे हैं शरद पवार। धन्यवाद आपका सोहित। तो शरद पवार की जो स्वाभिमान रैली है वो बीड से शुरू हुई है, वहां उन्होंने भी भाषण दिया है। जो बार बार ये बात उठ रही है कि क्या शरद पवार को किसी तरह का कोई ऑफर दिया गया केंद्र की तरफ से, क्या उन्होंने अपने विकल्प खुले रखे हैं, उस पर सुप्रिया सुले ने कहा है कि किसी भी कोई ऑफर की बात कोई भी नहीं कही गई है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। कांग्रेस ने जो कहा है उसका उत्तर कांग्रेस के ही पास होगा। मुझे किसी ने कोई ऑफर नहीं दिया है। सिर्फ 15 अगस्त का एक बड़ा सेल चल रहा है बहुत जगह, तो इसलिए कुछ महंगाई इतनी बढ़ी है तो शक्कर, आटा, कुछ सेल चल रहे हैं बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स में, मैंने पेपर में पढ़ा। वो ऑफर मुझे पता है, बाकी कोई ऑफर मुझे पता है। कांग्रेस ने जो सवाल किए हैं उसका जवाब कांग्रेस ही दे सकती है, मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। ना मुझे किसी ने ऑफर दिया है, ना किसी ने मुझसे बात की है, तो आई कांट कमेंट ऑन समथिंग व्हिच इज हाइपोथेटिकल एंड आई डोंट नो। और ये लगातार जो असमंजस की स्थिति बनी है, ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान एनसीपी के नेता जयंत पाटिल, जो उस समय उस मीटिंग में मौजूद थे जो कि अजीत पवार और शरद पवार के बीच पुणे में हुई। इसलिए वहां क्या हुआ इस पर सबसे अच्छी बात करने के लिए, जानकारी देने के लिए हमारे साथ जयंत पाटिल जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जयंत पाटिल। और ये सवाल बार बार उठ रहा है कि जो मुलाकात हुई वहां पर आप मौजूद थे, इसे लेकर कितनी भी बार सफाई दें, लेकिन आज भी जिस तरह से पोस्टर्स दोनों के साथ साथ लगे हुए थे, स्थिति अब तक साफ नहीं दिखती है, क्योंकि शरद पवार कुछ भी नहीं कह रहे अजित पवार के खिलाफ, जबकि वो चुनाव जो कैंपेन, जो स्वाभिमान रैली है, वो एक अलग खेमा है, एक अलग गुट है। तो अब तक एक असमंजस की स्थिति वहां पर बनी हुई है। कहा तो गया कि पारिवारिक मीटिंग है, लेकिन इसके साथ साथ जो भ्रम की स्थिति पैदा हुई वो खत्म नहीं हो रही। उनके जो फैमिली फ्रेंड्स थे उनकी वो कोशिश थी, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ प्रगति हो पाएगी। पवार साहब ने उनका जो उनकी जो लाइन है वो क्लियर कर दी है। वो उन्होंने पब्लिकली उन्होंने उसके बारे में बात भी की है। नहीं, उन्होंने बात तो की है पब्लिकली, ये भी बात है कि ठीक है ये पारिवारिक मीटिंग थी, लेकिन एक दूसरे के घर पे हो सकती थी पारिवारिक मीटिंग, अगर परिवार में सब ठीक है। वहां पर आपकी भी मौजूदगी थी, वो क्या कहती है? एक किसी तीसरे शख्स के घर पुणे में ये मीटिंग हुई थी। ऐसा है कि वहाँ एक वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट नाम की संस्था है, वहाँ पे जो लोग वहाँ उस नजदीक जगह पे उनके एक फैमिली फ्रेंड है, उन्होंने बहुत आग्रह किया, इसलिए वो मीटिंग हुई, तभी मैं साथ में मौजूद था। आप वहां मौजूद थे, वो मीटिंग हुई क्योंकि वो फैमिली फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आग्रह किया। सवाल उठ रहे थे, शरद पवार ने खुद भी कहा कि देखिए ये भी बात हुई कि लोग जो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं उनकी कोई मजबूरी रही है, क्योंकि उन्हें ईडी के नोटिस मिलने लगे हैं। आपके भी परिवार के लोगों को ईडी के नोटिस मिले थे, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए, क्या कहेंगे इस पर आप? कुछ एमएलए इकट्ठा आए और उन्होंने मिलके ये निर्णय लिया। उन जाने के पहले लगातार 2-3 दफा कुछ लोग जाके पवार साहब को
ये कह के भी आए थे कि उनको कैसी तकलीफ हो रही है, और उसका यानी पवार साहब को जाके उन्होंने उसके पहले 2-4-6 महीने पहले वो बता रहे थे क्या क्या तकलीफें उनको है। शायद उसके बारे में ही पवार साहब कह रहे होंगे। बिल्कुल, पवार साहब शायद इसके बारे में कह रहे होंगे, लेकिन ये एक संदेश सा एक जाता है कि क्या लोगों की एक मजबूरी बन रही है। पहले ही जो एनसीपी है उसके 2 धड़े हो चुके हैं, अब किस तरह की मजबूरी रही है जो लोग बीजेपी के पास जा रहे हैं। वैसे जो महाविकास आघाड़ी है उसमें ये चिंता बनी हुई है पाटिल साहब। कल आपने कांग्रेस की तरफ से कई तरह के बयान सुने ही, बार बार ये कहा जा रहा है, संशय उठ रहा है कि क्या कोई केंद्र की तरफ से ऑफर दिया गया है। जो मुलाकात थी वो इतनी सीक्रेट क्यों थी, अगर पारिवारिक मुलाकात थी? उनका, पवार साहब का स्वभाव ऐसा है कि कोई भी आके उनको मिलते हैं तो पवार साहब मिलते हैं, किसी को मना नहीं करते, क्योंकि वो जो करते हैं वो उनको खुद को जो चाहिए वो ही आखिर में करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में अभी आज भीड़ में कोई भी छोटा आदमी भी आके उनको मिल के कुछ कह सकता है। तो सबकी सुनने की, सबको अवेलेबल रहने की और सबसे विचार विमर्श करने की उनकी बहुत पुरानी आदत है, और उससे बहुत काफी लोग उनको मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो मिलते हैं उनके ओपिनियन को वो सब्सक्राइब करते हैं, उनके ओपिनियन के साथ हो जाते हैं। लेकिन अभी इतने साल से कुछ लोग काम करते हैं, 25 साल से हमारी ये पार्टी काम कर रही है, उसके पहले भी हम में से कुछ लोग उनसे जुड़े थे। तो ये सब इतने पुराने साथ लोगों ने दिया है, वो अगर आके मिलना चाहते, कुछ बातचीत करना चाहते, वो ना नहीं कहेंगे, लेकिन वो उनके मुद्दे पे ठाम है और उनकी भूमिका उन्होंने स्पष्ट की है। और मुझे लगता है कि उसमें कोई अभी शंका जताने की कोई बात नहीं है। शंका इसलिए भी उठ रही है, उन्होंने अपनी स्थिति तो साफ कर दी है। सुप्रिया सुले ने भी कहा, शरद पवार की तरफ से भी सफाई आई, लेकिन आज भी देखिए कि जो स्वाभिमान रैली हुई बीड़ में, उसमें पोस्टर्स लगे हैं, वो शरद पवार और अजीत पवार के साथ साथ पोस्टर लगे हैं, जबकि पार्टी एक दूसरे के खिलाफ है। और कहा जा रहा है कि शरद पवार अजीत पवार को आशीर्वाद दें। तो वहाँ पे वो जो इलाका है वो अब अजीत पवार गुट के साथ गए जो नेता हैं उनका है। क्या संदेश जा रहा है? ये जनता को तो भ्रम इससे पैदा होता ही है। नहीं, अभी ये जो पोस्टर्स है वो शरद पवार साहब ने नहीं लगवाए। जिन लोगों को जो लोग पवार साहब को छोड़ के गए हैं, उनको पवार साहब का महाराष्ट्र में जो प्रभाव है उसकी जानकारी है। खासतौर पे बीड़ में पवार साहब क्या कर सकते हैं, उनका प्रभाव कितना गहरा है, इस इलाके में सब जानते हैं। अब पवार साहब आ रहे हैं, इसीलिए पवार साहब आने से हलचल तो मचने वाली है बीड़ में, बीड़ डिस्ट्रिक्ट में और मराठवाड़े में। और उसको काउंटर करने के लिए पवार साहब की फोटो इस्तेमाल करके ये पोस्टर का एक काम उन लोगों ने किया है, जो लोग पवार साहब से अभी बाजू में गए हैं। ये जानबूझ के किया गया है, और जो करने वाले हैं उनको मालूम है कि पवार साहब बीड़ में आने के बाद उनकी राजकीय परिस्थिति क्या हो सकती है। तो पवार साहब के फील्ड में आने के बाद उनकी परिस्थिति क्या हो सकती है, उनको ठीक तरह से समझ में आ रहा है। तो आप कह रहे हैं कि ये लोग जो हैं वो अपने फायदे के लिए ये कर रहे हैं, अजीत पवार ये कर रहे हैं, उनको इससे फायदा होगा, जाहिर सी बात है, पवार साहब के साथ पोस्टर लगाने से। मुझे मालूम नहीं कि अजीत पवार करेंगे, वो उनको मालूम भी नहीं होगा, लेकिन कुछ स्थानिक स्तर पे जो नेता लोग हैं उनके, जो उनके साथ गए हैं, उन्होंने ये जरूर किया हो। पर ये जो महाराष्ट्र में चल रहा है, देखिए एक अहम हिस्सा है इस इंडिया गठबंधन का, एनसीपी भी। इससे इस गठबंधन की ताकत पर, उसकी यूनिटी पे भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे आवाज उठ रही है कि कहीं पवार साहब का क्या अगला कदम होगा पता नहीं, क्या विकल्प खुले हुए हैं, कहीं वो बीजेपी के साथ ना जाएं, कहीं उनको पोस्ट ऑफर हो रही है। ये सब तमाम बातें हैं जो उस गठबंधन पे भी सवाल खड़े करती हैं। मैं अभी
इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूं कि मैं अभी रजनी पाटिल MP कांग्रेस से जो है उनके घर में बैठ के आपसे मुलाकात दे रहा हूं। रजनी पाटिल जी जो सांसद है, उनके पति अशोक पाटिल जी है, उनके घर में बैठ के ही मैं यहाँ पे कांग्रेस के लोग कोई दो राय नहीं रख रहे, उनको वो हमसे बहुत अच्छे से मिल रहे। मैं उनके घर पे ही, मैं भीड़ में आया तो उनके घर में ही आया हूँ। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को कोई मालूम है सभी लोगों को कि पवार साहब की राय क्या है, वो किस लाइन से जाने वाले हैं, वो भूमिका उन्होंने स्पष्ट की है। और हमारे भीड़ वासियों को भी आज समझ में आएगा कि पवार साहब की, और देश में जो लोग हैं सबको समझ में आएगा पवार साहब की लाइन क्या है। पवार साहब की लाइन बार बार साफ की जा रही है, पर आगे के चुनाव में महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसकी क्या परिस्थिति बन रही है? क्या ये साफ है कि शरद पवार, अजीत पवार अलग अलग हैं, महाविकास अघाड़ी के साथ हैं शरद पवार? उथल पुथल है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र का अगर आप निरीक्षण करेंगे तो मुझे लगता है कि जो पार्टी तोड़ने का काम हुआ है, दोबारा एक 5 साल में एक पार्टी टूटती है तो एक्सीडेंट समझा जाता है, लेकिन दो पार्टियां टूटी है और सिर्फ एक सवा साल के भीतर, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के लोगों को ये पसंद नहीं है और इसकी रिएक्शन बहुत काफी आ रही है। सामान्य जो लोग हैं जिनका राजकारण से कोई संबंध नहीं, उनको तो ये बात हजम नहीं हो रही है और लोग इससे, यानी बाला साहेब ठाकरे एक महाराष्ट्र के बड़े लीडर थे, उनकी पार्टी तोड़ी गई। शरद पवार जी जो बड़े लीडर है, उनकी भी पार्टी तोड़ी गई। इसको महाराष्ट्र की जनता स्वीकारेगी ऐसा मुझे नहीं लगता, और इसीलिए कुछ भी हो, महाविकास आघाड़ी के सामने जो आह्वान है वो महाविकास आघाड़ी की उद्धव ठाकरे साहब, शरद पवार साहब और राहुल गांधी जी, ये तीनों मिलके मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में बहुत अच्छी लड़ाई, यानी अच्छी तरह से उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तब जब ये सब इकट्ठा रहेंगे। तो क्या मजबूती के साथ सब इकट्ठा हैं? क्योंकि जब पार्टियां टूटी हैं, आपने बात की बाला साहब ठाकरे की बड़ी पार्टी, शरद पवार की पार्टी, ये सब जो पार्टी टूटी है तो उथल पुथल तो है। तो इस उथल पुथल में जनता में भी एक भरम भ्रम की स्थिति है, और ये भी नहीं कि कौन कब किसके साथ है, कहाँ जा रहा है, तमाम तरह के दबाव भी हैं। तो इसमें ये कहना मजबूती के साथ, पूरे विश्वास के साथ कि क्या कॉन्फिडेंट है कि सब इकट्ठा हैं और आगे इकट्ठा रहेंगे? हाँ, इकट्ठा है, और मुझे लगता है कि आने वाले 7 महीने में पार्लियामेंट की इलेक्शन होगी, 1 साल में यहाँ की विधानसभा की इलेक्शन होगी, और मुझे लगता है हम सारी मजबूती से उसको इकट्ठा रहेंगे, ये आने वाली इलेक्शंस करेंगे। तमाम दबाव के बावजूद जयंत पाटिल साहब, ईडी के दबाव और इस तरह के दबाव और बढ़ सकते हैं? देखते हैं अभी क्या होता है आगे, क्योंकि आज की जो परिस्थिति है मैंने आज आपको कही, आने वाले दिनों में पवार साहब जैसे महाराष्ट्र में घूमने को दौरा करेंगे। अब 4 तारीख के दरमियान वो वहां जाने वाले हैं, जलगांव, 25-26 को कोल्हापुर के रीजन में, सातारा कोल्हापुर उस रीजन में जाने वाले हैं। मुझे लगता है महाराष्ट्र का माहौल अलग होता हुआ आपको दिखाई देगा आने वाले कुछ महीनों में। जी, देखिए महाराष्ट्र की राजनीति किस तरह से, किस अलग रास्ते पर अब जाती है। धन्यवाद आपका जयंत पाटिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल है, लेकिन उम्मीद है कि शरद पवार ने जब जैसे अपनी स्वाभिमान यात्रा शुरू की है वो जनता को अपने साथ जोड़ पाएंगे, जैसा उनके खेमे को लगता है। एक ब्रेक लेंगे अब, और ब्रेक के बाद दिखाएंगे साइबर फ्रॉड पर सरकारी सख्ती। साइबर फ्रॉड पर
सरकारी सख्ती बढ़ेगी, सिम डीलरों का पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी होगा, 52 लाख फर्जी मोबाइल कनेक्शन बंद किए गए हैं। संचार साथी पोर्टल लॉन्च होने के बाद मोबाइल कनेक्शन बंद किए गए। 67 मोबाइल डीलरों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। सभी सिम डीलरों का वेरिफिकेशन अनिवार्य किया गया है। अब तक 300 एफआईआर दर्ज हुई हैं। चोरी किए गए 17,000 मोबाइल भी ब्लॉक किए गए हैं और 66,000 व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक किए गए हैं। सुनते हैं क्या कह रहे हैं मंत्री अश्विनी वैष्णव। पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर रहे हैं। जो भी डीलर बनेगा उसका वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर रहे हैं। उन सभी पॉइंट ऑफ सेल के जो डीलर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर रहे हैं। बल्क कनेक्शन का सिस्टम डिसकंटिन्यू करेंगे, उसकी जगह प्रॉपर बिजनेस कनेक्शन वाला कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, जिसमें कोई भी बिजनेस ग्रुप, कोई भी कॉरपोरेट, कोई भी इवेंट के लिए अगर बड़ा कोई लेना चाहता है तो उसका एक प्रॉपर जो रजिस्ट्रेशन होता है, मान लो बिजनेस है तो उसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा, पैन होगा, उसका आईटी रजिस्ट्रेशन होगा। जो संचार साथी पोर्टल के जरिए यूजर फोकस्ड रिफॉर्म्स किए गए थे उसके रिजल्ट अच्छे आए हैं। 52 लाख कनेक्शंस को जो फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन किए गए थे, गलत पेपर दिखा के, गलत किसी और की आईडी दिखा के, इस तरह से करके 52 लाख फ्रॉडुलेंट कनेक्शंस को डिस्कनेक्ट किया है। देन 67,000 डीलर्स को ब्लैकलिस्ट किया है। 67,000 जो सिम के डीलर्स होते हैं, सिम बेचते हैं ना, सिम कार्ड जहां पे बेचते हैं, उसके 67,000 डीलर्स को ब्लैकलिस्ट किया है और उसमें 300 एफआईआर्स भी रजिस्टर किए। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी प्रशांत कुमार इस पर जानकारी के साथ। कितने ज़्यादा बड़े पैमाने पर ये साइबर फ्रॉड हो रहे थे और इतने ज़्यादा अकाउंट्स ब्लॉक किए गए हैं। सिम के बारे में जानकारी दी अश्विनी वैष्णव जी ने। इसमें किस तरह का विस्तार मिला है और कैसे इन कदमों के बाद कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है इस तरह के जो फर्जी मोबाइल साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं? जी देखिए नगमा, दो बड़े ऐलान किए हैं अश्विनी वैष्णव ने। उन्होंने कहा कि बल्क कंज्यूमर्स जो होते हैं वो प्रथा अब खत्म की जा रही है। बल्क कंज्यूमर्स का मतलब ये होता है कि कोई कंपनी या कोई संस्था बल्क में 500,000 इस तरह के संख्या में मोबाइल कनेक्शंस लेती हैं और फिर अपने कर्मचारियों को आगे वो देती हैं। अब उसका नुकसान ये हो रहा था कि अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 80% बल्क कनेक्शन तो जेन्युइन होते हैं, लेकिन 20% मामलों में ऐसा देखा गया कि बल्क कनेक्शंस लेने के बाद सिम बॉक्स कार्ड एक होता है जिसका इस्तेमाल करके मल्टीपल कॉलिंग की जाती है। जो फ्रॉड जितने होते हैं साइबर फ्रॉड, उसमें इस पद्धति का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, जो टेली मार्केटिंग कंपनियां होती हैं वो भी इसका बेजा इस्तेमाल करती हैं और हमको और आपको जो अनचाहे कॉल्स आते हैं वो बल्क कंज्यूमर्स बल्क में जो सिम कार्ड लिए जाते हैं उसकी वजह से भी ये देखने को मिलता है। तो सबसे बड़ा ऐलान तो ये है। दूसरा ये कि जो सिम कार्ड डीलर्स होते हैं उनके स्तर पर भी कई बार फर्जी सिम मुहैया कराए जाते हैं। वो या तो वेरिफिकेशन नहीं करते हैं या केवाईसी नहीं लेते हैं। तो अब ये मैंडेटरी किया गया है कि उनका पुलिस वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन जितने नए बनेंगे उनके लिए तो अनिवार्य होगा ही, और जो पहले से सिम कार्ड डीलर्स हैं जो सिम कार्ड बेचते हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन और पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य किया गया है। तो कुल मिलाकर 10 लाख ऐसे करीब देश भर में डीलर हैं। तो इन दो कदमों से सरकार का ऐसा दावा है कि जो फ्रॉड हो रहे हैं ऑलरेडी पिछले 3 महीने में संचार साथी पोर्टल मई के महीने में लॉन्च किया था सरकार ने, उसके अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। और अश्विनी वैष्णव ने यह दावा किया कि अगले 7-8 महीनों में जो सरकार कदम उठा रही है उसका फ़ायदा देखने को मिलेगा और जो फ्रॉड होते हैं या हमको और आपको जो जिस तरह के अनचाहे कॉल्स आते हैं टेली मार्केटिंग से हो या बाकी जगहों से, उस तरह की चीज़ों पर काफ़ी हद तक लगाम देखने को मिलेगा और अगले 7-8 महीनों में उसका परिणाम, अच्छे परिणाम उसके हमें देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी हद तक इस पर लगाम लगेगी, ऐसा सरकार दावा कर रही है। रंगमा जी, ऐसी उम्मीद है कि काफ़ी हद तक इसमें लगाम लगेगी। ये सब कदम उठाए गए हैं। धन्यवाद आपका प्रशांत।
तो एक बड़ी खबर है ये, साइबर फ्रॉड को कंट्रोल करने के लिए इसके ऊपर सरकारी सख्ती हो रही है। 66,000 व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक किए गए हैं। जो बल्क सिम दिए जाते थे वो उसके ऊपर रोक लगाई गई है और उम्मीद है कि इससे जो है वो चीज़ों पर कंट्रोल होगा। सिम डीलरों का जो पुलिस वेरिफिकेशन है उसे भी ज़रूरी बनाया गया है। और अब एक खबर चीन से। चीन की आबादी 6 दशकों में पहली बार इसमें गिरावट दर्ज की जा रही है और चीन के लिए ये एक चिंताजनक स्थिति खड़ी कर रही है कि उसकी आबादी का एक बड़ा हिस्सा बूढ़ा हो रहा है। युवाओं की संख्या कम हो रही है क्योंकि जो जन्म दर है वो फर्टिलिटी रेट घट रही है। ऐसे में बीजिंग कई कदम भी उठा रहा है, जैसे कि लोगों को एक तरह से इंसेंटिव देना, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देना। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मई के महीने में इस विषय पर एक मीटिंग की अध्यक्षता भी की है। चीन की जनसंख्या और विकास अनुसंधान केंद्र के आंकड़े आए हैं जिनके मुताबिक 2022 में जो चीन की प्रजनन दर है वो रिकॉर्ड निचले स्तर पे है, 1.9 पर आ गई है। 10 करोड़ से अधिक आबादी वाले देशों में चीन की प्रजनन दर सबसे कम है। चीन की आबादी की जो दर है वो विश्व में सबसे कम दरों में है, जिसमें साथ साथ शामिल हैं दक्षिण कोरिया, हांगकांग और सिंगापुर। वो भी सबसे कम प्रजनन दर वाले देशों में हैं और इसमें सुधार के लिए चीन अब कई तरह के कदम उठा रहा है, जैसे कि बेहतर चाइल्ड केयर सुविधाएं। इसके साथ साथ दंपतियों को आर्थिक इंसेंटिव्स देना, शिक्षा, विज्ञान और तकनीक की मदद से आबादी की गुणवत्ता पर भी फोकस किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ पर इसका असर नहीं पड़े। लेकिन साथ साथ ये भी जरूरी है देखना कि चीन में आबादी की जो दर है, जो फर्टिलिटी रेट है, वो क्यों गिर रही है। तो कई जानकार ये कह रहे हैं कि वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो बच्चों के पालने में खर्च आता है वो खर्च काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, महंगाई ज़्यादा है। बच्चों के जन्म के बाद महिलाओं के लिए जो करियर के विकल्प हैं वो सीमित हो जाते हैं, तो इसलिए भी बहुत सारी महिलाएं इसके लिए इसमें दिलचस्पी नहीं रखती कि वो बच्चों को जन्म दें। और लैंगिक भेदभाव की जो धारणा है वो भी समाज में प्रचलित है अब भी, और बच्चों की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं पर आती है क्योंकि वहाँ पे बच्चों की देखभाल के लिए जो पैटर्निटी लीव मिलती है पिताओं को, वो अब भी बहुत कम ही जगह पे मिलती है। ऐसे में महिलाएं जन्म देने से कतरा रही हैं। साथ साथ हांगकांग फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन के मुताबिक वहाँ पर ऐसी महिलाओं की संख्या पिछले 5 सालों में दोगुनी हो गई है जिनके बच्चे नहीं हैं। प्रति महिला बच्चों की औसत दर 2017 में 1.3 थी, जो गिरकर 2022 में 0.9 पर पहुंच गई है और इसलिए इस पर अब चीन में चिंता है। राजस्थान में बीजेपी ने इस साल के अंत में होने वाले चुनाव के लिए प्रबंध समिति समेत 2 समितियों का ऐलान किया है और सबसे खास यह है कि वसुंधरा राजे का इसमें नाम नहीं है। हैरान करने वाला सच ये है कि वसुंधरा के करीबी माने जाने वाले और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का भी नाम इन समितियों से नदारद है। बीजेपी आला कमान ने चुनाव प्रबंधन समिति और संकल्प पत्र समिति का ऐलान किया है। संकल्प समिति की कमान अर्जुन मेघवाल को मिली है। घनश्याम तिवारी सह संयोजक होंगे। चुनाव प्रबंधन प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया को इसकी कमान दी गई है। राज्यवर्धन राठौड़ सह संयोजक होंगे। दोनों समितियों में वसुंधरा राजे नहीं है। बीजेपी के दूसरे बड़े नेताओं के भी नाम नहीं है। तो वो पीढ़ी जिसे जेन जी कहते हैं, यानी कि 1997 के बाद पैदा हुई और फिलहाल 26 से नीचे की है, वो बात तो हेल्दी फूड की करती है, हेल्थ की करती है, लेकिन स्नैक्स खाने में या स्नैकिंग में यानी छोटा छोटा खाना खाते रहने में बहुत आगे है। ये एक नई रिसर्च है जो बता रही, बाजार का रिसर्च जो ये बता रहा है कि जेन जी यानी 26 साल से कम के युवाओं ने बीते 1 महीने में 60% से ज़्यादा स्नैक्स लिए हैं और वो उनके मेन मील को, खाने को रिप्लेस कर रहा है। 35% युवा ऐसे हैं जिनका कहना है कि वो हमेशा हेल्दी फूड के बारे में सोचते हैं, लेकिन इनमें से 74% युवा चिप्स खाते हैं और वैसे खान पान की आदत का वास्ता उनके मनोविज्ञान से भी है। बहुत सारे युवा
अपनी बोरियत दूर करने के लिए चिप्स या स्नैक्स खाते रहते हैं। इस पीढ़ी को दूरगामी लक्ष्यों की जगह सीमित लक्ष्य ज्यादा रास आते हैं। रेडी टू कुक फूड की जगह रेडी टू ईट फूड को वो तरजीह देती है। माना जा रहा है कि भारत का जो स्नैक्स बाजार है वो 7% सालाना दर से बढ़ रहा है और इसे बढ़ाने में बड़ा हिस्सा इस पीढ़ी का भी है। तो ये है जेन ज़ी की आदत और ये बहुत हेल्दी आदत नहीं है। इसका असर सेहत पे भी पड़ सकता है, इसलिए चिंता की वजह भी बन रही है, लेकिन ये मार्केट डायनामिक्स को भी बदल रही है। तो इस वक्त 5 की बात में इतना ही। नमस्कार।